दक्षिण की क्षमता लोकसभा में बहुत कम हो जाएगी। We are not going to allow them. पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता पे। मानसून सत्र की शुरुआत से पहले इस पूरे हफ्ते हमने एक शब्द, एक बिल की चर्चा खूब सुनी। वो थी डिलिमिटेशन बिल या परिसीमन बिल, उसे आप कह सकते हैं। बीजेपी की तरफ से इस पर अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन अगर आप देखिए तो विपक्षी पार्टियों में खासतौर से कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, ये सब एक सुर में इस बात को कह रही हैं कि हम परिसीमन बिल का विरोध करेंगे। क्या है ये परिसीमन बिल, क्यों इसका विरोध विपक्षी पार्टियां कर रही हैं और क्यों क्षेत्रीय पार्टियां ये भीतर भीतर चाहती हैं कि ये बिल आ जाए, लेकिन चूंकि विपक्ष में है इसलिए उन्हें आनाकानी करनी पड़ रही है। क्या स्थिति होगी इस बिल के आने के बाद, कैसा असर होगा, किसको फायदा किसको नुकसान, निर्वाचन क्षेत्र कैसे बदलेंगे और संसद की क्या तस्वीर होगी, इसी पर विस्तार से बात करते हैं हमारे मेहमानों के साथ। मीर रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, अनुराग वर्मा जी हैं, राकेश शुक्ल जी ब्रेक के बाद लौटे हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। मैम, शुरुआत में आपने परिसीमन बिल की थोड़ी चर्चा की, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसका जो असर, अगर मान लीजिए ये बिल पास हो जाए, जैसा विनोद सर भी कह रहे थे कि हो सकता हो कि अगस्त के फर्स्ट वीक तक वो इस तरीके का बिल ले आए और संख्या अगर मजबूत हो गई तो वो बिल निकाल भी ले जाएंगे। कैसा असर आप देखती हैं उत्तर दक्षिण को लेकर, सीटों को लेकर? ये बहुत मेजर चेंज होगा। अगर हम देखें कि 543 से बढ़ के अगर परिसीमन बिल के हिसाब से सीटें बढ़ी तो लोकसभा की सीटें 850 होने वाली हैं और उस 850 पे विमेन रिजर्वेशन के हिसाब से उनको 1/3 दिया जाएगा, तो बिल्कुल स्वरूप ही बदल जाएगा। और जो हम आज की पॉलिटिक्स के उसके पर्सपेक्टिव में देखें तो पॉलिटिक्स का नेचर भी बदल जाएगा उस वजह से। जब महिलाओं को आरक्षण मिला और इतनी संख्या में महिलाएं आएंगी और जो नॉर्थ वर्सेस साउथ का जो इक्वेशन है हम उसमें भी चेंज देखेंगे। मान लीजिए 50% कहा भी जा रहा है कि हर राज्य में 50% सीटें बढ़ जाएंगी, तो भी जनसंख्या को अगर आधार बनाया जाएगा तो नॉर्थ में ज़्यादा होंगी सीटें, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल में साउथ ने थोड़ा अच्छा काम किया है कंपेयर टू नॉर्थ स्टेट्स। तो सीटें नॉर्थ में ज़्यादा होंगी, साउथ में कम होंगी और इसके अपने अपने कयास हर पार्टी लगाती है, लेकिन ये हम मान के चल सकते हैं कि नॉर्थ की सीटें ज़्यादा बढ़ने से बीजेपी को ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि साउथ में उनका प्रभाव अभी भी कम है, नॉर्थ में ज़्यादा है, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है गैंजेटिक बेल्ट और उससे नॉर्थ इंडिया की सीटें। तो एक अगर सीटें बढ़ गई उसमें बीजेपी के प्रभाव वाली सीटें भी हैं ज़्यादा। डिलिमिटेशन के फीचर अगर ऐसे हैं कि जो डेमोग्राफिक फीचर्स है वो बीजेपी को फेवर करते हैं, जिसकी की शंका कई पार्टीज लगा चुकी हैं, पहले बोल चुकी हैं कि कुछ इस तरह से डिलिमिटेशन किया जाएगा। आसाम का एक्सपीरियंस वो एग्जाम्पल देते हैं कि बिल्कुल बीजेपी के फेवर में वो जाएगा, माइनॉरिटीज़ का वोट नगण्य हो जाएगा, इस तरह से कहा जा रहा है। हमें नहीं पता वो किस बेसिस पे ये कह रहे हैं। अगर वो होता है तो फिर हम अगले 45-50 साल के लिए भूल जाएं कि हम किसी दूसरी पार्टी को सत्ता में आते देखेंगे। इसलिए ये एक बहुत फंडामेंटल चेंज होगा हमारी डेमोक्रेसी में, और फिर हम देखेंगे कि ये अपना एजेंडा किस बिल्कुल डंके की चोट पे लागू करेंगे। अभी तो फिर भी इफ एंड बट लगा रहता है, फिर डंके की चोट पे इनका एजेंडा लागू होगा और उसको रोकने वाला मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं पे कोई बहुत मजबूत होगा। ठीक है राकेश सर, सीधा फायदा, राजनीतिक फायदा किसे दिख रहा है और नुकसान किसे दिख रहा है? क्योंकि मैम तो कह रही है कि अगर ये आ गया बिल तो 40-50 साल तो जो है बीजेपी किसी को आने नहीं देगी। क्या किसी को अंदाजा था कि इंदिरा गांधी भी चुनाव हार सकती हैं? किसी को अंदाजा नहीं था, लेकिन इस देश की जनता तय करती। परिसीमन आने के बाद भी वोटर तो वही रहेंगे। वोटर का क्षेत्र बदल सकता है लेकिन वोट खत्म नहीं होगा उनका, और जब वोटर वो रहेगा तो उसके पास ये अधिकार रहेगा कि किसी को कैसे चुनना है। तो इसलिए ये कहना कि नहीं वो अजेय हो जाएंगे और परिसीमन के बाद इनका अश्वमेध का घोड़ा जो है वो बिल्कुल सर पर दौड़ेगा पूरे भारत में, ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। भारत की जनता परिवर्तन करती है। भारत की जनता ने 2004 में परिवर्तन किया, उसके पहले परिवर्तन किया। हाँ, ये जरूर है कि आज परिसीमन भारत की आवश्यकता है। जिस तरीके से आबादी बढ़ी है, सीट बढ़नी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां 30 लाख से ऊपर मतदाता है और इतना बड़ा क्षेत्र है वो कि आप 150-200 किलोमीटर तक आपका लोकसभा क्षेत्र है, वहां सांसद नहीं पहुंच सकता।
ऐसे में क्या परिसीमन होना आवश्यक नहीं है? छोटे छोटे क्षेत्र होंगे, जनप्रतिनिधि पहुंच सकेंगे, जनता अपनी बात पहुंचाने के लिए जनप्रतिनिधि तक पहुंच सकता है। तो इसलिए जैसे जिलों का विस्तार हुआ, राज्यों का विस्तार हुआ, उसी तरह से यदि लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों को सीमित किया जाएगा तो जनता और जनप्रतिनिधि के बीच में समन्वय अच्छा हो पाएगा। इसी हिसाब से इसको राजनीतिक चश्मे से यदि हम देखें कि इसको फायदा होगा, इसको नुकसान होगा, और माइनॉरिटी जो है फिर वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रह पाएगी। माइनॉरिटी आज भी निर्णय लेने की स्थिति में है, माइनॉरिटी कल भी निर्णय लेने की स्थिति में रहेगी। हाँ, उनका एकाधिकार न पहले था न आज है, क्योंकि जो हम गणना करते थे वो ये करते थे कि इस विधानसभा क्षेत्र में 42% मुस्लिम है और 42% मुस्लिम निर्णायक है। हम हमेशा हिंदुओं के परसेंटेज को माइनस करके चले, उनको जाति में बांट देते थे, इतने परसेंट ब्राह्मण, इतना ठाकुर, इतना वैश्य, इतना कायस्थ, इतना ओबीसी, इतना दलित, तो उनको हमने बांट दिया। और माइनॉरिटी को हमने कहा मुसलमान इतने परसेंट है तो निर्णायक होगा। तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जहां 45% मुसलमान था, वहां भारतीय जनता पार्टी क्यों जीत गई? जिस क्षेत्र में लगातार मुस्लिम निर्णायक होता था वहां क्यों जीत गई भारतीय जनता पार्टी? इसलिए कि 65% हिंदू हो गया, वो जाति से आ गया हिंदू में, तो उसने वोटिंग कर दिया। इसलिए माइनॉरिटी यानी हिंदू और मुस्लिम के समीकरण को अलग करके यदि आप सामाजिक दृष्टि से देखें कि जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में एक समन्वय, एक दूरी घटेगी, उस हिसाब से परिसीमन उचित है। इसलिए बिल जरूरी है। जी मैम। सर ने कहा कि जनता चुनती है, अब जनता नहीं चुनती है, जनता चुन के किसी को भेजती है, वो फिर किसी दूसरे के पाले में चला जाता है। दूसरा जो पहले के एग्जाम्पल सर ने दिए कि जनता ने, कौन सोच सकता था कि इंदिरा गांधी हारेंगी? अरे वो जमाना ही दूसरा था, इलेक्शन कमीशन सरकार की कठपुतली नहीं था, वो इलेक्शन कमीशन को अपने हिसाब से नहीं नचाते थे। तो वो चीजें बदल गई हैं, उस परिप्रेक्ष्य में हमको देखना होगा। मीर सर, जब इस तरीके की स्थिति उत्तर दक्षिण वाली जो लड़ाई वाली दिखाई पड़ रही है कि दक्षिण में जो है वो पॉपुलेशन उस हिसाब से नहीं बढ़ी है लेकिन उत्तर बढ़ी है, अगर आप उत्तर में भी देखें, मतलब जब जनगणना होगी तो और ज्यादा स्पष्ट स्थिति होगी कि 10 साल पहले घरों में जो है वो 4 बच्चे 3 बच्चों का कंसेप्ट था, बट अभी आप देखिए कि सिंगल चाइल्ड या बहुत हुए तो 2 बच्चे वाला, उत्तर में भी ये सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि इस बिल के पहले वो जनगणना वाली बात जो बहुत सारे लोग कह रहे थे और उत्तर दक्षिण का ये जो विवाद है वो शायद इससे मिटेगा कि जनगणना वगैरह पहले हो जाए और उसके बाद ये बिल? उत्तर दक्षिण तो अपने जगह पे जैसे था वैसे ही रहेगा, ठीक है। वो कोई एक दिन में अगर आप सोचोगे कि उत्तर और दक्षिण बराबर हो जाए, वो होने जाने वाला है नहीं। वो दक्षिण जैसे था वैसे ही रहेगा। हम इधर के लोगों की सोच और उस सोच के साथ जो सामाजिक कह लीजिए कि ताना बाना प्लस आपकी परवरिश और किस तरह से आप रहते हैं जो है वो वैसे ही रहेगी। उसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव मुझे नहीं लगता कि जनसंख्या हो जाए और परिसीमन हो जाए और इन सब चीज़ों से नहीं। परिसीमन होने से होगा क्या, मैं अभी जब सारे लोग बात कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि 850 सीटें अगर होंगी तो बीजेपी को हटा देता हूँ, तो बीजेपी को हटाने के बाद इस देश की कौन सी ऐसी नेशनल पार्टी है जो 850 कैंडिडेट अपने लिए चुन सकती है कि मेरे पास 850 उम्मीदवार है जो पूरे देश के हर सीट पे हमारे लिए लड़ सकता है। आप ढूंढिए, क्या कांग्रेस के पास 850 ऐसे उम्मीदवार होंगे? कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उस हिसाब से है जो कि फाइट कर पाए इलेक्शन। आपका जवाब होगा नहीं, किसी भी पार्टी के पास वैसा नहीं होगा। तो वैसी सूरत में होगा क्या? तो वैसी सूरत में क्या है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अभी राकेश जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि अखिलेश यादव अंदर ही अंदर इसको विरोध नहीं करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि अगर 80 की जगह 120 सीटों की हिस्सेदारी हो जाए तो शायद उनके नंबर्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो जितनी क्षेत्रीय पार्टियां होंगी वो तो अंदर खाने और ज़्यादा अंदर हो रही होंगी कि भाई मेरे नंबर्स जो संख्या बल के हिसाब से प्रपोर्शन पे मजे, संख्या बल तो ज़्यादा दिखेगी। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों का हो क्या रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर अप्रैल से लेकर अब के बीच में देखना। पिछली बार जब ये बिल संसद में नहीं पास हो पाया तो एक ही चीज की आवाज थी कि ये महिला विरोधी, महिला के पक्ष, महिला के हित, महिला की बात हो रही थी। इधर के लोग ये कह रहे थे कि इसमें महिलाओं को नहीं पहले ही दे देते, अभी कर दीजिए, सत्ता पक्ष का कुछ और कहना था। उसके बाद क्या हुआ? महिलाओं के हित के जिस नैरेटिव, जिस ऑप्टिक्स की बात और चर्चा को लेकर हुआ, क्या किसी इलेक्शन में जो राज्यों में इलेक्शन हुए आपको कहीं दिखाई दिया? कहीं नहीं था ना। तो दैट मीन्स कि मुद्दा तो चला गया। तो मुद्दा फिर अल्टीमेटली कहाँ जाता है कि जो राकेश जी कह रहे थे कि वही हिंदू मुसलमान, हिंदू एक हो गया 65%, तो मुसलमान माइनॉरिटी जो है वो 35%। तो इसीलिए कुछ नहीं, मैं इस परिसीमन और परिसीमन के साथ महिलाओं का अगर इसमें प्रतिनिधित्व जैसा कि बढ़ने की बात है और होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्षेत्रीय पार्टियां अगर इसको ठीक से मटेरियलाइज करें तो वो ज़्यादा पहले के मुकाबले स्ट्रांग पोजीशन में होगी।
और कांग्रेस को भी थोड़ा सा अगर उस हिसाब से लीवरेज देखे बुद्धिमानी से, हर बार ये नहीं होता कि मैं सबसे बड़ी पार्टी हूं, तो इसीलिए आप अपने परफॉर्मेंस को देख के और बड़े भाई की भूमिका में अगर आप सबको ढंग से जोड़े तो बीजेपी के खिलाफ एक सही अपोजिशन तैयार कर सकते हो। अदरवाइज आज के डेट में इसके बाद एडवांटेज बीजेपी है, इसमें कोई शक नहीं। अनुराग सर, ऐसा लग रहा है कि राहुल के साथ जो उनके सहयोगी हैं वो इस परिसीमन बिल पर उनके साथ सदन में नहीं दिखाई पड़ेंगे। अगर कोई मोदी की जय जयकार नहीं भी करेगा तो चुप भी रहेगा तो भी उसका फायदा जो है बीजेपी ले जाएगी। क्या लगता है कि कांग्रेस की रणनीति परिसीमन बिल पर क्या होनी चाहिए और कैसा असर परिसीमन के बाद क्षेत्रीय पार्टी और कांग्रेस पर दिखाई दे सकता है? देखिए प्रतीक्षा जी, सबसे ज्यादा जो दुर्भाग्यपूर्ण रहा है वो पिछले कुछ दिनों से रहा है, स्पेशली वो राहुल गांधी की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति की बात नहीं, राहुल गांधी की राजनीति की अगर मैं बात करूं तो स्पेशली अगर आप राहुल गांधी की राजनीति की बात करें तो उनका जो विरोध होता है वो विरोध करने के लिए विरोध करते हैं। वो शायद वो मुद्दा पूरा पढ़ते भी नहीं और विरोध पहले कर देते हैं। तो वो तो विरोध करेंगे पार्लियामेंट में, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, भले ही उनकी पार्टी क्या डिसाइड करती है क्या नहीं करती है, राहुल गांधी जी इसका विरोध करने के लिए विरोध करते रहेंगे, नंबर एक। नंबर दो, देखिए क्षेत्रीय दलों के साथ एक बहुत बड़े राजनीति में जो पिछले एक साल में परिवर्तन वो आया है कि उनके भी दिल में कहीं ना कहीं ये डर है कि हमने ज्यादा पंगे लिए तो कहीं हम ही ना टूट जाएं, कि पता लगा जिन सीटों के का हम दम भर रहे हैं वो नंबर ही बच जाए। क्या ममता बनर्जी ने सोचा तो वो 28 से 8 पे आ जाएंगी, मतलब रात में सोएंगी वो 28 के साथ, अगले दिन सुबह उठेंगी तो 8 रह गए। तो ये डर अब हर क्षेत्रीय दल के सामने है। और उस क्षेत्रीय वो ये नहीं है इस समय उस समय फैक्टर ये काम कर रहा है कि कोई बीजेपी उनको बुला नहीं रही है। यहाँ अब उल्टा भी है, रिवर्स मैकेनिज्म भी चल रहा है कि भाई मुझे बुला लो। तो हालत ये, क्योंकि अब सत्ता की अब रीजनल पार्टियों की राजनीति ऐसी वो शुरू से रही है कि वो सत्ता से बहुत लंबे समय तक दूर नहीं रह सकती हैं। एक चीज अभी राहुल गांधी जी ने एक चीज और भी करी है, वो ये करी है जो डीएमके के साथ ना रह के उन्होंने ये भी मैसेज दिया है कि हम भी कभी भी पलट सकते हैं। तो जब भाई तुम पलट सकते हो तो हमें पलटने में क्या बुराई है? बिल्कुल ठीक है। तो मतलब इस बिल पे तो क्षेत्रीय दल तो कम से कम साथ में नहीं नजर नहीं है। सर, अगर ये बिल आता है तो निर्वाचन क्षेत्रों के हिसाब से, लोकसभा की सीटों के हिसाब से कितना बदलाव कैसे दिखेगा, और दूसरा सदन की तस्वीर किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि परिसीमन तो आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज 140-45 करोड़ की आबादी है और सीटें 543 हैं लोकसभा में, और राज्यों में भी विधानसभाओं, क्योंकि इसके बाद फिर विधानसभाओं को भी तो परिसीमन होगा, उनमें भी जब बिल पास हो जाएगा तो वो उसी तरह से विधानसभाओं की सीटें भी बढ़ेंगी और ज़रूरत है। बस मेरा पर्सनल एतराज़ ये है कि जब आप परिसीमन कर रहे हो तो आप 2026 की जनगणना की बात करो, एक लेटेस्ट आंकड़ा जो आपको उपलब्ध उन पे करना चाहिए। अब 2011 पे कर रहे हो, यानी फिर आप जो है ये कितने साल हो गए, 12-14 साल की पीछे के आंकड़ों पे कर रहे हो, और उसके बाद आगे के लिए तो कायदे से अगर सरकार को गंभीरता के साथ जल्दबाजी की बजाय 2026 के आंकड़ों की बात करना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर तस्वीर होगी और उसमें एक ज़्यादा मुकम्मल परिसीमन हो सकेगा। ये मेरा अपना मानना है। राजनीतिक दल क्या मानते हैं अलग बात है। दूसरा ये है कि परिसीमन के बाद मान लीजिए बिल पास हुआ था तो तस्वीर तो बदलेगी, लेकिन अगर महिला आरक्षण अभी लागू हो जाए, यानी 543 में अभी लगभग 160-165 सीटें महिलाओं को मिल जाए तो उनकी ताकत ज़्यादा होगी सदन में। 850 में जब उनकी 250 सीटें होंगी तो उधर 500 सीटें जो है पुरुषों की भी होंगी, 550 सीटें, तो ताकत उतनी नहीं होगी जितनी 543 में 165। अगर उस दृष्टि से देखें प्रोपोर्शन वाइज जो है अनुपातिक रूप से जो पुरुषों का प्रतिनिधित्व वर्चस्व है उस लोकसभा में बना रहेगा। अगर अभी लागू हो 543 पे तो पुरुषों का वर्चस्व थोड़ा कम हो सकता है, ये है। लेकिन फिर भी तस्वीर इसलिए बदलेगी क्योंकि एक बाध्यता होगी उतनी महिलाओं को चुनने की, टिकट देने की, चुनाव लड़ाने की, तो उतनी चुन के आएंगी भी, किसी भी पार्टी से आए तो एक उनका प्रेजेंटेशन, उनका हिस्सेदारी निश्चित रूप से बढ़ेगी और वो एक सुखद संकेत होगा भारतीय लोकतंत्र के लिए। दूसरी बात ये डर जो पूर्णिमा जी ने कहा या कांग्रेस के लोग भी कहते हैं या और विपक्ष लोग कहते हैं कि साहब एक परिसीमन हो गया, ये हो गया तो बीजेपी हारेगी नहीं। अरे ऐसा थोड़ी होता है यार, क्या वोटर बंधुआ है किसी पार्टी का? क्या कोई बंधुआ थोड़ी होता है वोटर। वही वोटर इंदिरा गांधी को जो है 71 में वो देता है और 77 में हरा देता है और दक्षिण में जिताता है उसी चुनाव, उसी 77 में
पूरा दक्षिण स्वीप करती है कांग्रेस पार्टी और तो उत्तर हार जाती है एक मुद्दे को लेकर के। या राजीव गांधी 415 के बाद जो है 195 पे आ जाते हैं, या अटल जी जो है 2004 में हार जाते हैं चुनाव। और इसी में देखो ना 240 में रह गए ना मोदी जी, बीजेपी इसी उसमें वोटर तो वही है, वही उत्तर प्रदेश में जो 72-73 सीटें देता था एनडीए को, उसने 33 सीट पे समेट दिया, 36 सीट पे। वोटर तो वही रहने वाले, वोटर तो वही है ना। अभी जैसे सब लोग बात कर रहे थे कि क्षेत्रीय दल मजबूत होंगे परिसीमन के बाद, मेरा अपना मानना है कि समाजवाद की बुनियाद पे जो क्षेत्रीय दल बने वो जातिवाद की उंगली पकड़ के आगे बढ़े, और विचारधारा जो है वो सैंपल की तरह हो गया। जैसे दुकान में आदमी सैंपल लेके जाता है कि सैंपल हमेशा अच्छा होता है, लेकिन जब माल बोरा में होता है वो मिलावट वाला होता है। तो विचारधारा क्षेत्रीय दलों का बिल्कुल सैंपल की तरह, तो वो सैंपल वो दिखाते हैं पब्लिक के सामने कि देखिए हम समाजवादी हैं, और पूरी राजनीति उनकी जातिवाद की होती है, यानी बोरे के अंदर का माल पूरा मिलावटी होता है। ऐसे में यदि परिसीमन हुआ और ये कहा जा रहा है कि क्या 850 कैंडिडेट कांग्रेस के पास होंगे, मेरा मानना है कि आज की डेट में भारतीय राजनीति में दो ही दल हैं जो सभी सीटों पे चुनाव लड़ने की सामर्थ्य रखते हैं, वो है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस मरी जरी हालत में भी, यानी राहुल गांधी जैसे नेतृत्व के बाद भी 10 करोड़ वोट यदि पा रही है, तो कल यदि मान लीजिए नेतृत्व मजबूत आया तो क्या उसका वोट नहीं बढ़ेगा? तो ऐसी स्थितियों में सबसे ज्यादा खतरा यदि किसी को आने वाले भविष्य में है तो वो क्षेत्रीय दलों को, क्योंकि क्षेत्रीय दल यदि बदलाव नहीं किए और जिस तरीके से राजनीति अपनी दिशा बदल रही है, और जाति में बटे हुए हिंदू और एकजुट मुस्लिम में यदि हिंदू और मुस्लिम में एकजुटता आई, हिंदू और मुस्लिम पे राजनीति हुई, तो आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा नुकसान क्षेत्रीय दलों को होगा, क्योंकि यादव हिंदू हो जाएगा, केवट हिंदू हो जाएगा, मुसलमान रहेगा, तो उसका नुकसान कांग्रेस और भाजपा को नहीं होगा। तब यहाँ देश के दो राष्ट्रीय दल आपको जमीन पे, राजनीतिक जमीन पे दिखाई देंगे, जो कि ठीक भी है। ठीक है प्रतीक्षा जी, एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि देखिए जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति या मुस्लिम वोटर हाशिए पे जो चला जाएगा उसकी बात हो रही है डिलिमिटेशन से, उस पर मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट ओपिनियन रखता हूँ। देखिए जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत तो हो चुकी है, आज मुस्लिम वोट बैंक की जो राजनीति जो भी दल कर रहे थे वो हाशिए पे चले गए, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे आरजेडी हो, और इस बार समाजवादी पार्टी का भी पता लग जाएगा। तो तुष्टीकरण की राजनीति का अंत हो पहले ही होना शुरू हो गया है, और ये डिलिमिटेशन के बाद उसका और वो ज्यादा हो जाएगा, उस पर मोहर लग जाएगी। जिस तरीके से हमारे तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि परिसीमन आवश्यकता तो है, लेकिन ये उत्तर दक्षिण का विवाद, सीटों का विवाद, निर्वाचन क्षेत्रों का विवाद, ये सारा कुछ बीजेपी आपको लगता है कि टैकल करके सबको एक सहमति के साथ इस बिल को निकाल पाएगी? देखिए, परिसीमन तो देश में बहुत पहले हो जाना था, फिर उस पर एम्बार्गो लग गया, इसलिए वो अटका पड़ा रहा। और अब जो परिसीमन करने की कोशिश हो रही है वो पुरानी जनगणना के आधार पर इसलिए हो रही है कि आगे की जनगणना में तो ये जो बढ़ना है अनुपात का अंतर, ये ज्यादा बढ़ना है। जहां पर जनसंख्या की वृद्धि उतनी तेजी से नहीं हुई और जहां पर बहुत तेजी से हुई, तो हमारी जो लोकतंत्र की एक ये सामूहिक आवाज रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस नारे के आधार पर चलेंगे तो दक्षिण के और पूर्वोत्तर के राज्यों की जो प्रतिनिधित्व है संसद में और दूसरे विधायिका में वो कम ही होती चली जाएगी, उसको ध्यान में। और अगर उसमें परसेंटेज से तय कर रहे हैं तो लॉजिकल है कि अभी जनसंख्या तो हम नहीं चाहते कि बढ़ जाए, क्या लोग सिर्फ इसलिए जनसंख्या बढ़ा ले कि संसद में ज्यादा हमको सांसद भेजने और विधानसभा में ज्यादा। और ये शुरू में जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, लोकतंत्र को आकार देते वक्त तो उनको समझ में आ गया था ना कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे, तो एक प्रतिनिधि उनकी सबकी समस्याओं को नहीं सुन सकता। विधानसभा की सीटों का परिसीमन हुआ तो जहां पर 4 विधानसभा सीटें होती थी वहां 6 हो गई, 8 हो गई, ये सब हुआ, ये होना ही चाहिए। इस प्रक्रिया में कोई दोष नहीं, लेकिन इस प्रक्रिया में जो कुछ दिक्कतें नजर आ रही थी उनको ठीक करते हुए अगर वर्तमान सरकार ने सोचा है कि इसको प्रस्तुत कर दिया जाए, विनोद जी ने बिल्कुल कहा कि उनका तात्कालिक स्वार्थ हो सकता है, लेकिन भारत की जनता किसी की जेब में नहीं पड़ी। जनता पता थी, अटल जी को भी तो हराया ही है ना, बड़े बड़े नेताओं की जमानतें जब्त करवा दी है यहाँ पर। जिसका गुरूर आसमान में होता है उसको फर्श पे लाना भारत की जनता जानती है, और भारत की जनता हमेशा लेवलर होती है, वो हमेशा लेवल कर देती है किसी। भाई 240 भी इसी सरकार के आए ना, जो 400 अब की बार 400 पार का नारा दे रहे थे। कारणों में कितने भी जाए, हम तो चुनाव के तुरंत ही बाद चले गए थे। अब की बार 400 पार वाले 240 पर बैठे हैं तो भारत की जनता के वोटों से ही बैठे ना, कोई विदेश से आया। तो देखिए, दिक्कत यह है कि हम बहुत ज्यादा
ऐसे गहरे चश्मे ओढ़ लेते हैं कि हमको उन चश्मों के परे दिखना ही बंद हो जाता है। तो फिर हम भारत की राजनीति को उसके निरपेक्ष स्वरूप में देखना बंद कर देते हैं। राजनेता ऐसा करे समझ में आता है, उसका स्वार्थ है, लेकिन हमें उसको देखते वक्त समझना चाहिए कि धरातल की सच्चाई क्या है। परिसीमन बिल आना चाहिए। और महिला आरक्षण विधेयक पर तो जब भी बात होती है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि इससे खोखला नारा इस देश में हो नहीं सकता। आप टिकट बांट तो कर दीजिए ना, किसने कहा आरक्षण की जरूरत है? कह ही रहे थे मीर जी भी, आप किसने रोका है आपको? बल्कि आप जबरदस्ती थोप कर जब महिला आरक्षण करते हैं तो पार्षद पति, विधायक पति और सांसद पति वाला जो पूरा कल्चर है, वो देश में महिला नेतृत्व को उभारने की बजाय उसका एक भोंडा मजाक उड़ाता है। बिल्कुल सही। महिला शक्ति को आपको उभारना, वो महिला शक्ति को क्या, लॉर्ड्स में तो पहला टेस्ट महिला जीती ना, आपको तो 53 साल लग गए जीतने में। तो किसी सुनीता विलियम्स को किसी आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ी है वहां पर जाने में अंतरिक्ष में। हम लोग पता नहीं किन ढकोसलों के और किन नारों के भीतर स्वयं को कि हमने दे दिया आरक्षण, उसमें भी तो एक, मैं तो कहता हूं पुरुष हम का ही तुष्टीकरण है। हमने दे दिया तो देने वाला तो फिर बड़ा है ना, दानदाता है वो तो। हमने आरक्षण बिल ला दिया, हमने दे दिया। एक तरफ आप महिला को देवी मानकर पूजन कर रहे हो, फिर कह रहे हो हमने दे दिया, और नहीं दे रहे हो तो छीन के ले भी रही है ना जहां जरूरत है। काहे झूठे नारे आप फैला रहे हो? तो ये बेकार है। लेकिन परिसीमन देश की आवश्यकता है, किस स्वरूप में हो, उसमें जो विधान के विशेषज्ञ हैं वो, और इसके आगे क्या दिक्कतें हो सकती वो जानने वाले जरूर समझ लें। राजनीति इसको वोटों के गणित से ही जोड़ेगी, वरना राजनीति चलेगी कैसे? राजनीति अपने वोट जोड़ेगी, उसको आप अपराध नहीं मान सकते, लेकिन उसके वोट के जोड़ घटाव के बीच जनता और देश का विकास दोनों बीच में खड़ा है ना। तो फिलहाल इस बिल के आने के बाद की जो तस्वीर होगी वो वाकई में बड़ी अचंभित करने वाली, हैरान करने वाली होगी, क्योंकि पूरी तरह से संसद बदली हुई दिखाई पड़ेगी। संख्या 800 के पार दिखाई पड़ेगी, निर्वाचन क्षेत्र अलग दिखाई पड़ेंगे, महिला जो आरक्षण की बात हमेशा से कही जा रही थी उनकी संख्या ज़्यादा नजर आएगी। परिसीमन, जिस तरीके से हमारे तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने भी कहा कि आवश्यक तो है, लेकिन तस्वीर कैसे बनेगी और किसको इसका फ़ायदा और किसको नुकसान होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों खिलाड़ी देखने के लिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ज़रूर आइए।